हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो विटामिन्स क्या है। विटामिन्स भी वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। तो विटामिन जो है ये भी वो बायोमोलिक्यूल्स हैं विच आर नीडेड इन आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर आर गुड हेल्थ। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं विटामिन्स की बात करूं तो स्टूडेंट जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो विटामिन्स हमें कहाँ से मिलेगा? हमें डाइट से मिलेगा, फूड से मिलेगा जो हम बाहर से लेंगे। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट। विटामिन्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है। विटामिन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर दोज विच आर सॉल्युबल इन फैट लाइक ऑयल। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को याद करने की एक ट्रिक है, तुम्हें ये कोड याद करना है डिका। ठीक है, डिका वैसे किसी का नाम भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तुम्हें लर्न करना है डिका। डिका का मतलब कौन कौन से विटामिन्स हो गए भाई, बताओ जल्दी से। डिका का मतलब हो गया विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं स्टूडेंट? फैट सॉल्युबल में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन दो होते हैं, एक तो विटामिन बी और एक विटामिन सी। ठीक है, वैसे तो एक बी कॉम्प्लेक्स भी होता है स्टूडेंट। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब, क्योंकि विटामिन बी जो है वो कई तरह के होते हैं। विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी5 होता है, विटामिन बी6 होता है, विटामिन बी12 होता है। तो ये जितने भी विटामिन्स हैं, विटामिन्स के बी के जितने भी टाइप्स हैं और प्लस फॉलिक एसिड, इनको सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। ये स्टूडेंट्स तुमने बायो में पढ़ा होगा। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब जितने भी टाइप के विटामिन्स बी हैं और प्लस फॉलिक एसिड, इनको हम क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट इस टॉपिक पे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ईजी है। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक इसमें आएगा। इसमें एक टेबल गिवन है एनसीईआरटी में, जो तुमने 7th 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। विटामिन्स के नाम दे रखे हैं, तुम्हें उसमें दो चीज़ें करनी है। एक तो उनके साइंटिफिक नेम, जैसे विटामिन ए, उसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और उससे होने वाली डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी सबको पता है क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ऐसे ही विटामिन सी जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, पढ़ा होगा ना, और जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है? स्कर्वी। तो वो एक टेबल तुम्हें गिवन है, वो टेबल एज इट इज़ जो तुमने 7th 8th में पढ़ी है उसको तुम्हें एज इट इज़ रन करना है। नेम ऑफ द विटामिन्स, उनके साइंटिफिक नेम क्या हैं और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ेज़ क्या हैं। तो दूसरा क्वेश्चन उस टेबल से बनेगा और पहला क्वेश्चन जो है मैं बता रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स में स्टूडेंट इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एंजाइम्स पे। एंजाइम्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर हमने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री, उसमें हमने एंजाइम्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में अब आ जाते हैं हम न्यूक्लिक एसिड पे, जो इस चैप्टर का जो है बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं। आखिरी जो टॉपिक इस चैप्टर का है जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आज, वो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, देखो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ पाई जाती है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब दो न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो हम किसकी बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड में? एक बात करेंगे हम डीएनए की, न्यूक्लिक एसिड दो होंगी, एक हम बात करेंगे आरएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता ही होगा। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, और आरएनए को हम क्या बोलते हैं? राइबोज
न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो एग्जांपल हैं न्यूक्लिक एसिड के, और न्यूक्लिक एसिड जो है ऑफ कोर्स दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब मैं बात करता हूँ कि जो न्यूक्लिक एसिड है अगर उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, जैसे सबको पता है जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बनता है, अल्फा अमीनो एसिड्स। ऐसे ही जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है, मोनोमर यूनिट या रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूक्लिक एसिड की, वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड के, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनता है न्यूक्लिक एसिड। जैसे बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड जुड़ने से क्या बनाता, प्रोटीन, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ने से बनेगा न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने अमीनो एसिड का भी एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था अल्फा अमीनो एसिड का, तो ऐसे ही हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड का एक जनरल स्ट्रक्चर। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं तो वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक तो साइक्लिक नाइट्रोजीनस बेस, हेटेरोसाइक्लिक होता है ये, एक तो नाइट्रोजीनस बेस होता है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। एक होती है पेंटोज शुगर, और तीसरा एक होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 पार्ट होते हैं जिससे मिलके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें हमने पढ़ा था एक कार्बन एटम है, उसके 4 बॉन्ड हमने दिखाए थे। जो चीज़ फिक्स थी वो क्या थी, एक एसिडिक ग्रुप था COH ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप था NH2 ग्रुप, एक हाइड्रोजन था फिक्स, और एक था एल्काइल। एल्काइल पे डिपेंड कर रहा था कि अमीनो एसिड कौन सी है। तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड कोई भी है तो वो इन 3 पार्ट से मिलके बनता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से, जैसे एक नाइट्रोजीनस बेस हो गया जो जुड़ा होगा शुगर से, और शुगर से जुड़ी होगी फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड दिखाएंगे ऑफ कोर्स, OH OH। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड के DNA और RNA। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। अब मैं, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, अब जैसे हम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगी, ये तो स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। अच्छा ये लिख दिया मैंने, स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक एसिड का कैसे बनाना है, आपको इस तरीके से ऐड कर देना है, जैसे नाइट्रोजनस बेस, शुगर पेंटोज, ये डॉटेड से जुड़ेगा इधर, ठीक है। इधर है ऑक्सीजन, इधर जोड़ दिया फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड OH, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन लिंकेज होगी, ठीक है। आगे जुड़ेगा अगेन ये फर्दर शुगर से, ऊपर आएगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये डॉटेड से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस। अच्छा फिर ऑक्सीजन और फिर फॉस्फोरस, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है इस तरीके से बनेगी, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक रिपीटिंग अरेंजमेंट में जुड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का और वो है न्यूक्लियोटाइड का। स्टूडेंट वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो लिंकेज होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने शुगर पढ़ी थी, उनमें थी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा अमीनो एसिड्स में थी पेप्टाइड लिंकेज। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड है, ये है न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। अब हम बात करते हैं इन तीनों को थॉरली एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अच्छे से, ठीक है, कि नाइट्रोजीनस बेस कौन कौन से हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड में, पेंटोज शुगर कौन कौन सी होगी, और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, H3PO4 होता है वैसे, ठीक है। लिंकेज में फिर बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं पेंटोज शुगर की। तो देखो एक तरफ मैं लिख लेता हूँ DNA और एक तरफ लिख लेता हूँ मैं RNA, ठीक है। दोनों की पेंटोज शुगर अलग है, हम पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं। देखो RNA में जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है बीटा डी राइबोज, ये वाली होती है पेंटोज
शुगर, बीटा डी राइबोस, ठीक है। पेंटोज यानी कि 5, तो इस तरीके की शुगर होगी, ठीक है, बड़े अच्छे से देख लेना इसको। पेंटोज शुगर, बीटा है तो ऑफ कोर्स ये 1 कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 4 नंबरिंग कर लेना। बीटा है तो OH ऊपर आएगा, OH H, बाकी H OH, थर्ड में उल्टा होता है लेकिन यहाँ पे थर्ड में भी क्या रहेगा, नीचे, और ये रहेगा CH2OH और H। तो ये बीटा डी राइबोस जो पेंटो शुगर उसका स्ट्रक्चर है। बीटा का मतलब OH ऊपर। यूजुअली जो हम पढ़ते थे ग्लूकोज फ्रक्टोज में, तो उसमें थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट में यानी ऊपर होता था। इसमें बस यही चेंज हुआ है पेंटो शुगर में, बीटा डी राइबोस में, कि OH नीचे है। और अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर तुम्हें लर्न हो जाएगा तो DNA की जो पेंटो शुगर वो बनाना और भी आसान है। DNA को हम क्या बोलते हैं, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, ये वाली पेंटो शुगर होती है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। फ़र्क किस चीज़ का आ गया, बस इसका 2 डीऑक्सी, बाकी सारा सेम है। 2 डीऑक्सी यानी जो दूसरा कार्बन है डीऑक्सी, डी का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो दूसरा कार्बन है यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन निकाल दें, सिर्फ ऑक्सीजन, तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर का, लाइक दिस। नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ स्टूडेंट क्या है, OH H H OH H OH CH2OH और H, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये 2 अलग अलग पेंटो शुगर है, DNA की अलग है और RNA की अलग है। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। देखो भाई, जो नाइट्रोजिनस बेस है उसको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है, एक तो प्यूराइंस और एक पायरिमिडीन्स, ठीक है। वैसे टोटल 5 होती हैं बेसिस। कौन कौन सी होती हैं बताओ, एडेनिन, ग्वाइनिन, ये बायो वालों ने पढ़ा होगा, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। टोटल 5 बेसिस होते हैं ये, ठीक है। कौन कौन से, एडेनिन जिसका सिंबल होता है A, ग्वाइनिन जिसका सिंबल होता है G, साइटोसिन का C, थाइमिन का T और यूरेसिल का U, ये कैपिटल है, ठीक है। तो ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि नाइट्रोजिनस जो बेसिस हैं वो जो है ये टोटल 5 होते हैं। अब अगर मैं DNA की बात करूं तो DNA में कौन से 4 होते हैं, ये वाले, यानी यूरेसिल नहीं होता। DNA में यूरेसिल एब्सेंट होता है, ठीक है, ये वाला नहीं है। और अगर मैं RNA की बात करूं तो RNA में कौन से 4 होंगे, ये वाले होंगे, सिर्फ थाइमिन नहीं होता है। तो ये डिफरेंस में भी आएगा कि DNA में कौन सा बेस नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता, और RNA में कौन सा नहीं होता है, थाइमिन। तो ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। टोटल 5 बेसिस है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, क्या होता है, S3PO4, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इसमें हमें पढ़ना है DNA का स्ट्रक्चर पढ़ना है, और DNA RM में डिफरेंस पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होगा और फंक्शनल डिफरेंस भी होगा, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। चलो अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा स्टूडेंट। इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो हमने स्किप कर दिया है वो रह गया था, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक छोटा सा टॉपिक हमने स्किप कर दिया है इसमें, ठीक है। तो उसको भी एक बार हम डिस्कस करेंगे बहुत ही जल्दी से, ठीक है, ओके। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक जो है हमने इस चैप्टर में स्किप कर दिया है, लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रोजिनस बेसिस मैं बता रहा था तुम्हें 2 टाइप के, प्यूराइन और पायरिमिडीन। प्यूराइन में कौन कौन से आते हैं, एडेनिन और ग्वाइनिन, और पायरिमिडीन में कौन से आएंगे जो बाकी बच गए, कौन कौन से, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। टोटल 5 होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। DNA में यूरेसिल एब्सेंट होगा और RNA में होगा थाइमीन। टोटल 4 बेसिस होंगे, ठीक है। अब जल्दी से हम आते हैं, आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ DNA,
ठीक है। अल्फा हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, आरएनए का होता है सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स। हालांकि आरएनए का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है तो आरएनए की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज डीएनए के स्ट्रक्चर की। डीएनए का स्ट्रक्चर तुमने थोड़ा सा पढ़ा होगा 10th क्लास में, यह स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड। बनाना कैसे है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, एक बार देख लो अच्छे से और इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम, लाइक दिस। प्रॉपर बायोलॉजी के टॉपिक्स आ गए हैं, ठीक है। ये जो बैंड है ये क्या होता है, 5:3 का होता है। ये जो स्ट्रैंड है 5:3 का होता है, ये साइज तो हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हमें पेयरिंग कैसे दिखानी है, हम बात कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टूडेंट। तो डीएनए में अगर हम बेसिस की बात करें प्यूराइन या पायरिमिडीन की, तो हमेशा याद रखना प्यूराइन बेसिस का जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वो पायरिमिडीन के बेसिस के साथ होता है, ठीक है। और कोड क्या है, जी का तो सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और ए का टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यूरेसिल तो एब्सेंट होता है ना, तो 4 ही बचे बेसिस, ठीक है। प्यूराइन का पायरिमिडीन के साथ ही बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम का नहीं होगा। ग्वाइनिन का साइटोसिन के साथ, एडेनिन का थाइमिन के साथ। अब ये कोड कैसे भी हो सकते हैं, देखो जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी या टी डबल बॉन्ड ए, कोड कैसे भी हो सकते हैं, या ए डबल बॉन्ड टी। नेक्स्ट सी ट्रिपल बॉन्ड जी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। कोड कैसे भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ए अगेन जैसे हो गया जी ट्रिपल बॉन्ड सी, कोड कैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ठीक है। ए डबल बॉन्ड टी और टी डबल बॉन्ड ए, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जी सी के साथ ट्रिपल बनाएगा और ए टी के साथ। और ये जो कोड के सेगमेंट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं, या ये कहो कि सेगमेंट्स के ये जो कोड हैं ये हर सेगमेंट में बदलते रहते हैं। अब क्योंकि किसी भी दो इंसान के जो सेगमेंट्स हैं वो सारे सेम कभी भी नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है वो 100% मैच कभी भी किसी का नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, अराउंड 80% तक, ठीक है। 80-85 जो है मैक्सिमम, क्योंकि ये सेगमेंट जो है कभी भी सेम नहीं हो सकते किसी भी इंसान के, तो डीएनए कभी मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये तुम्हें लर्न करना है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। स्टूडेंट्स आरएनए का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा आरएनए का स्ट्रक्चर भी, लेकिन क्योंकि नहीं है तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं, अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं चैप्टर के, जो है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ले लेते हैं डीएनए और यहाँ पर ले लेते हैं आरएनए, ठीक है। देखो डिफरेंसेस जो हैं, एक तो होता है जनरल डिफरेंस, एक होता है स्ट्रक्चरल डिफरेंस, एक होता है फंक्शनल डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे भी आ सकते हैं, हम दोनों डिफरेंसेस को मर्ज करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनए की। सबको पता है डीएनए में जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी होती है, जल्दी बताओ। अभी पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, ये वाली होती है पेंटोज शुगर। इसमें बताओ बीटा डी राइबोज, ठीक है।
डीएनए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लार्ज होते हैं, ध्यान देना। अगर मैं आरएनए से कंपेयर करूं, आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तीसरा डिफरेंस, डीएनए में कौन सा बेस एब्सेंट होता है? सबको पता है यूरेसिल इज एब्सेंट। आरएनए में बताओ, अभी बताया था थाइमीन इज एब्सेंट, ठीक है। अच्छा, डीएनए क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट का मतलब कॉपी करना, ठीक है, ठीक है। और जो डीएनए है उनका काम क्या होता है? कैरेक्टर्स को, जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये रेप्लिकेट नहीं करते हैं, डू नॉट रेप्लिकेट। अच्छा, इनका काम क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स या मटेरियल्स भी लिख सकते हो। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अल्फा हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। आरएनए का कैसा होता है? सॉरी, सेवेंथ, अल्फा हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अच्छा, आरएनए का फर्दर क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफाई किया गया है उनको, जैसे आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो आरएनए को फर्दर क्लासिफाई किया गया हुआ है, डीएनए को नहीं किया गया है, नॉट फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने टोटल 8 डिफरेंसेस लिखवा दिए हैं तुम्हें, तो ये डिफरेंसेस तुम्हें लर्न करने हैं। डिफरेंसेस को, इन 8 डिफरेंसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस और एक फंक्शनल डिफरेंसेस। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक तुम अच्छे से कर ही लोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, इसमें इतना ही है। अच्छा, डीएनए की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से वाटसन ने इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाया था, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतना ही है, चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अच्छा हाँ, एक टॉपिक और इसमें हम बात करेंगे। एक टॉपिक हमने स्किप कर दिया था, वो था एक टॉपिक जो हमने इसमें स्किप किया था। वो टॉपिक क्या था? वो था लिमिटेशन ऑफ क्या था? लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आई थिंक ये टॉपिक था। लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसकी लिमिटेशन क्या थी? वो ये, वो कुछ रिएक्शंस जो है वो नहीं देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम नहीं बनाता, ठीक है, और ना ही वो बनाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो अगर वो, अभी हमने पीछे पढ़ा था, अगर वो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा तो ये क्या प्रूव करती है कि एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस हैं। अच्छा, ग्लूकोज जो है वो 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा डी और एक बीटा डी, तो ये भी उसके लिमिटेशन में आएगा, ठीक है। और एक आएगा म्यूटा रोटेशन, जो अल्फा डी ग्लूकोज और जो बीटा डी ग्लूकोज है, दे अंडरगो म्यूटा रोटेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको पढ़ लेना, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स में इसके अलावा तो और कुछ है नहीं बताने को, इसको बाकी थॉरली एनसीईआरटी से रीड करो,
एक एक लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है बायोमोलिक्यूल्स। और अगर तुम्हें आज का वीडियो समझ आ गया है और अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।